नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। मेरे बगल में आशुतोष जी हैं जो आरजेजेपी राष्ट्रीय जनजन पार्टी का स्थापना किए बुनियाद ब्राह्मण एकता मंच के जरिए ये समाज को एकत्रित कर रहे थे, मगर उसके बाद ये राजनीति में अपना पदार्पण किए और राजनीति में एक भूमिका तय करने जा रहे हैं। तो इस पार्टी का जो नींव है उसी से पता चलता है कि बुनियाद ब्राह्मण एकता मंच से आए हैं। तो लोग संशय में है कि केवल भूमिहार ही इसमें रहेगा क्या? देखिए, वो एक संगठन है। बुनियाद ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन एक संगठन है और जिस प्रकार से तमाम जातियों का संगठन है उसी प्रकार से बुनियाद ब्राह्मणों का भी एक संगठन है। और जहाँ पार्टी की बात होती है वहाँ जाति की बात नहीं, जात की बात नहीं, वहाँ जमात की बात होती है। हम बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल जाति की नहीं लड़ते। हम बिहारियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहारियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जाति से नहीं। बिहार में दलित, फॉरवर्ड, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सवर्ण जो भी हैं, सबको वही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अन्य राज्यों में जब जाते हैं वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आप बिहार से आए तो सवर्ण हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक हैं। वहाँ केवल बिहारी के नज़रिए से आपको देखा जाता है। और बिहारी का जो परिदृश्य जो लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है, जो फिगर, वो है कि सबसे नीच, सबसे गंदगी में रहने वाला लेबर क्लास का आदमी, चाहे आप प्रोफेसर क्यों नहीं रहे, आप जमींदार क्यों नहीं रहे, आपको लेबर क्लास का जैसे ही आपने कह दिया कि हम बिहारी हैं तो आपको सबसे घटिया आदमी समझना शुरू कर दिया। ये जो लोगों की मानसिकता बनी है ना निराली, इसको चेंज करना है। तो वो केवल जात से नहीं होगा, वो जमात से होगा। बिहार A to Z परिवर्तन बिहार में लाना है तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सहयोग चाहिए। और जात हमारी जो है वो हम छाती ठोक कर कहीं नहीं कर सकते। हम जिस समाज में पैदा किए तो गर्व के साथ कर सकते, लेकिन केवल समाज तक हम सीमित नहीं, उससे आगे भी हम बिहार जब तक सामाजिक संगठन में रहे तब तक दो जातियों तक हम सीमित रहे। चूंकि ये अवधारणा है लोगों की कि आपके घर के लोग ही यदि आपको नहीं मान रहे तो आपके गाँव वाले कैसे मान? बिल्कुल, मैं एक आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सवाल लेना चाहूँगा। कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए पर जो बातें कर रहे थे कि उनकी भी डीएनए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ये कितना सही है? आप इस पर कल बेबाकी से बोले। देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी की ही बात को उनके तरीके से रखें। सबसे पहले डीएनए पर सवाल तो इस देश में हमें लगता है कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे थे 2015 में। कि हमें लगता है कि नीतीश जी का डीएनए गड़बड़ है। नीतीश जी बेचारे 2 बोरी नाखून, 2 बोरी बाल कटवा कर बिहार से भिजवाए लैब में टेस्ट कराने के लिए। तो लैब का मशीनें खराब हो गई, उसको पता ही नहीं चला कितना तरह का डीएनए। लेकिन ये सोचते हैं तो फिर हैरानी हो जाती है, हम सोचकर हैरान हो जाते हैं कि जिस नीतीश कुमार का डीएनए 2015 में गड़बड़ था, उसे नीतीश कुमार का डीएनए 2020 में ठीक कैसे हो गया 5 साल? हमें लगता है कि नीतीश जी के डीएनए की जांच के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी को भी अपना डीएनए जांच करना। ये तो बातें हो गई, मगर एक जो बातें हैं, आप 243 विधानसभा है तो इस पर आप कहते हैं कि पूरा पर लड़ेंगे, अगर कोई गठबंधन करने आएगा तो हम गठबंधन भी करेंगे। तो इस पर असमंजस में है कि आपसे गठबंधन कौन कर रहा है और आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कल भी कहा है, पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, हम अपनी तैयारी 243 विधानसभा सीटों से करें। हम किसी के भरोसे राजनीति में नहीं है और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते थे। बचपन में कभी सोचे ही नहीं कि हम राजनीति करेंगे। तो मजबूर कर दिया लालू ने, तो मजबूर कर दिया। पिछले 30 वर्षों का जो बिहार का इतिहास जब पलटते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है और लगता है कि इससे उबारेगा कौन बिहार। और हम यदि सोचते रहे कि कोई और आएगा, अवतार लेकर उबारेगा, तो पता नहीं कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। हम इस बेहाल स्थिति में रहे, हमारे आने वाले भविष्य भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, हमारा पोता रहेगा। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और ये केवल मेरा दायित्व नहीं, बिहार के तमाम 7.25 करोड़ युवाओं का, या आप 12 करोड़ आवाम का कह सकते हैं, ये सबका दायित्व। तो क्या लगता है, कोई पार्टी आपके संपर्क में है या? पार्टियां लगभग सभी संपर्क में, लेकिन जो हम
शर्त रखते हैं, उस शर्त पर जल्दी मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। उनको चाहिए घोटाला, उनको चाहिए जेब भरने वाला, उनको चाहिए कि उनके जैसा ही जो घोटालेबाज होगा, केवल कुर्सी चाहने वाला होगा, उसके साथ फटाक से तालमेल बैठ जाएगा। मतलब कि हमारे जैसा विचारधारा पे है कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारे जैसा लोग जल्दी किसी के जेब में फिट नहीं बैठते, क्योंकि हम अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। हमें तेजस्वी यादव या चिराग पासवान की तरह विरासत में राजनीति नहीं। हमने एक व्यक्ति से शुरू किया है और आज 10 लाख 20 लाख का समूह, परिवार का समूह बना है, जो रजिस्टर्ड मेंबर है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन इतने जल्द। इसलिए हम अपने शर्तों पर खड़े हैं। तो वो सभी और आपको यदि हमारे साथ गठबंधन करना है तो आप हमारे शर्तों पर गठबंधन कीजिए, हम आपके पास गठबंधन कीजिए। और आप आएंगे तो केवल कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं होगा, विचारधारा मिलना चाहिए। आपके चुनावी घोषणा पत्रों में, एजेंडा में दिखना चाहिए, मैनिफेस्टो में ये नजर आना चाहिए कि बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है। बिहार में अपराध पर पूर्ण विराम कैसे रहेगा, उसके लिए आपके पास रोड मैप है। आपके भ्रष्ट पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उन पर लगाम कैसे लगे, उसके लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है। ये जो शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई बिहार में, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए। जिन सरकारी शिक्षकों को आज देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, इनको कैसे आप ठीक करेंगे, इसके लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों, पटना जैसे शहर को जो आज पूरे एशिया महादेश का गंदगी में नंबर 1 शहर है, इसको स्वच्छ शहर बनाने को लेकर और साथ ही साथ पटना को IT हब बनाने को लेकर आपके पास क्या रोडमैप है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करने को लेकर आपके पास क्या रोडमैप है। फूड प्रोसेसिंग हजारों यूनिट्स लगाने को लेकर बिहार में आपके पास उसके लिए क्या रोडमैप है। यदि है तब आपके साथ गठबंधन करें, नहीं तो केवल कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं करें। 10 सीट आप ले लीजिए, 20 सीट आप ले लीजिए, तो मिलकर चुनाव ले लीजिए। तो कौन कौन पार्टी से हुआ है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? लगभग सारी पार्टियों से, NDA के भी शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हुई है, मीटिंग हुई है। NDA में 3-4 दल हैं, तो आप अगर एक आधा दल, बड़ा दल जो भी होता है बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर है। लेकिन सीट को लेकर क्या था आपके पास? सीट को लेकर कम दे रहा था या सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं, हमको कोई भीख थोड़ी दे रहा है। सीट तो उसको देंगे जो 10 साल 20 साल से इनका झंडा ढो रहा है, करोड़ों रुपए आज तक खर्च कर दिया, इनके रैली सभा सम्मेलनों में टेंट दरी समझाना बिछाया, और आज 2 करोड़ रुपया जेब में लेकर इनके दरवाजे पर खड़ा है 1 महीना से, और वो भेंट नहीं दे रहे, मुलाकात नहीं कर रहे। सीट उसको दे, हमको भीख नहीं चाहिए। हमारे भीतर जितनी क्षमता होगी हम तो छीन लेंगे, लेकिन पहले कंडीशन कहेगी, पहले शर्त कहेगी। शर्त यदि मंजूर है तब सीट पर चर्चा करेंगे। आप जब घूमते होंगे तो जैसे भूमियार ब्राह्मण का नाम सुनते ही बैकवर्ड फॉरवर्ड का एक स्वरूप अपने आप तैयार हुआ, तो उसके बाद क्या लगता होगा वहाँ पर? जैसे बैकवर्ड में OBC या SC ST का वोट, बिहार में तो जातीय रणनीति बनती है, तो भूमियार और ब्राह्मण में कैसे फिट बैठेगा, ये चुनौती है। गोपालगंज के एक डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता जी आपके सामने कुछ कहा था कि मैं वैश्य समाज से आता हूँ और वादा करता हूँ कि गोपालगंज के तमाम सीटों पर राष्ट्रीय जनता पार्टी को जीत दिलवाऊंगा, और वो उस हिसाब से काम कर। हमने दलित प्रकोष्ठ बनाया है, हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ भी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भी, अल्पसंख्यक समाज के कलीग, जहानाबाद के नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन कल तो हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों का समर्थन राष्ट्रीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और यदि इसको आप केवल जाति के हिसाब से ही चश्मे से देखेंगे तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी को कुर्मी का पार्टी कहिए, लालू यादव की पार्टी को यादव का पार्टी कहिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी को तेली बनिया का पार्टी कहिए, रामविलास पासवान की पार्टी को पासवान का पार्टी कहिए, फिर दूसरे जातियों का समर्थन को कैसे प्राप्त? बीजेपी को तो नहीं, मगर आरजेडी को यादवों का पार्टी और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कुर्मियों का पार्टी और रामविलास पासवान का पासवानों का पार्टी कहा जाता है। और आप भी जिस पार्टी से निकले हैं तो उसका एक चस्पा लगेगा कि भूमियारों की पार्टी। देखिए ये तो लगेगा ही लगेगा। क्या नीतीश जी केवल कुर्मी वोट पाकर पिछले 15 साल से सत्ता में? कुर्मी की आबादी पता है 2.25% बिहार में आबादी, 2.2% वोट वाला कभी मुख्यमंत्री बन सकता है? उनको भूमिहार भी वोट किए, उनको बनिया भी वोट किए, उनको पासवान भी वोट किया, उनको ब्राह्मण भी वोट किए, उनको राजपूत भी वोट किए, तब वो 15 साल से रहा।
हालांकि वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किससे की? कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले कुर्मी महासभा का आयोजन करवा के पटना जिला में। तो जब नीतीश कुमार के माथे से टैग हट सकता है तो आशुतोष कुमार के माथे से क्यों नहीं हट सकता? चलिए हम जबकि वो आज भी कुर्मी बात कर रहे हैं। आज सरकारी कोई कार्यालयों में जाकर एग्जाम्पल दीजिए दो चार तो तब न समझ। सिपाही भर्ती देख लीजिए, दरोगा भर्ती देख लीजिए, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में बिहार में आप नजर घुमा लीजिए, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद मीडिया से हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं, आप पता कर लीजिए कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए ये तो आरोप की बातें हो गई, मगर एक बात और आती है कि सेना के सम्मान के लिए आप खुद भी कहते हैं कि सेना में हैं और कुछ आंकड़े जुड़ा रहे थे, उसको लेकर कुछ बताएंगे? देखिए, हम खुद सेना में रहे हैं और जो जिस विभाग में रह के आता है, खासकर सेना, वो एक अलग दुनिया है। सिविल के लोग कितना भी चाहेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। हम 8 साल अपना समय दिए, अवसर मिला है माँ भारती की सेवा करने का। लेकिन तकलीफ तब होता है इधर 3-4 महीनों में लगभग 1 दर्जन शहीदों के घर पहुंचे, जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन शहीद हुए उनको 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, शव आ गया, सारा प्रक्रिया खत्म हो गया। जितने नेताजी को लोग माला था आए, फूल माला चढ़ाए, अपना TRP बढ़ाए, फोटो खिंचाए और चले गए। सब अपना अपना वादा करके चले गए। लेकिन जब हम सबसे लास्ट में हम इसलिए जाते हैं हर शहीद के समान, क्योंकि हमको ये पता तो चले कि इनको क्या मिला, इनके परिजनों को सरकार की तरफ से। भाई उसने अपना परिवार खोया आपको चैन से सुलाने के लिए, आपके देश को सुरक्षित रखने के लिए, और आप उसके परिवार की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? अब उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप कैसे रहेंगे जो आपकी सुरक्षा में, आपके देश की सुरक्षा में अपना जान हुआ है? ये जानकर बड़ा तकलीफ होता है कि बिहार सरकार जैसे पूरे भारत में कोई ऐसी राज्य की सरकार नहीं है जो शहीदों के प्रति इतना संवेदनहीन है। 1 रुपया मुआवजा नहीं देते हैं शहीद के परिजनों को, जबकि दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपये मुआवजा देती है। तो हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखते हैं इस बात कि शहीद के आश्रित को नौकरी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी, रिश्ता है, और साथ ही शहीद का जैसे ही पार्थिव शरीर आता है 48 घंटों के भीतर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा ये शहीद के परिजनों को, आश्रितों को। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष जी से। उन्होंने कई दमखम भरे हैं। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिल पाती है। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद आशुतोष जी, आपने समय निकाला। और झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाइए, झकासभारत.com पर भी खबरें देखिए। धन्यवाद।